जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। यह ज्योग्राफी का जो है 7वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में वो क्या है, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। जैसे कि इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है और ये क्या होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी जो है पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध से संबंधित इस वीडियो में हम एकत्रित करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रकाश चक्र, यानी कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, प्रकाश चक्र को इंग्लिश में सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो प्रकाश चक्र होता क्या है इस विषय में भी जान लीजिए। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, अभी हम आपको बोले हैं वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को जो है प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ, ठीक है, तो इसमें जो है एक काल्पनिक रेखा मान लीजिए, और यहाँ पे ये हो गया प्रकाशित भाग और इधर हो गया अप्रकाशित भाग। तो ये दोनों को जो है इधर से जो बीच से जो ये डिवाइड किया, इसे जो है प्रकाश चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, पृथ्वी की जो है दो गतियाँ है। पृथ्वी की कितने गति है? पृथ्वी की दो गति है, एक घूर्णन और दूसरा जो है वो आता है कौन सा गति? पहला जो होता है पृथ्वी की दो गति है, तो पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घूर्णन की, जिसे इंग्लिश में जो है रोटेशन बोला जाता है, और घूर्णन को ही दैनिक गति भी बोलते हैं। ठीक है, तो घूर्णन क्या होता है यानी कि दैनिक गति क्या होते हैं, इसके बारे में जानिए। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन यानी कि दैनिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी जो है सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती रहती है। ठीक है, इसे ही जो है पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होता है। एग्जाम में पूछा जाता है दिन व रात किसके कारण होता है, तो ऑप्शन दिया रहता है, तो उसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, या दैनिक गति के कारण। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो या परिभ्रमण हो तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात आती है पृथ्वी जो घूमती है वो अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। इसे आप याद रखेंगे, किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब बढ़ते हैं अगले गति की ओर, यानी कि परिक्रमण की ओर। तो परिक्रमण को जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन बोला जाता है। परिक्रमण को ही वार्षिक गति बोलते हैं। वार्षिक गति किसे कहते हैं? परिक्रमण को ही। अब जान लेते हैं परिक्रमण होता क्या है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे जो है परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। जैसे समझ लिए, जैसे ये जो हो गया, ये सूर्य अगर हो गया, ठीक है, ये अगर सूर्य हो गया तो इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो है पृथ्वी जो है घूर्णन करेगी। ठीक है, घूर्णन करती है, इसे ही जो है पृथ्वी का परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है, पृथ्वी को जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए अगला क्या है, नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह जो है 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। ठीक है, नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं समझ गए। तो और नक्षत्र दिवस की अवधि कितना होता है? तो 23 घंटा व 56 मिनट, इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे
सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है इसके बारे में जानिए। सौर दिवस यानी कि सोलर डे, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है। दिवसों कहने का मतलब यानी कि दिनों के रूप में की जाती है, ठीक है। दिवसों का मतलब क्या हो गया, दिनों के रूप में की जाती है। यानी कि जब सूर्य को गतिहीन मानकर, जैसे ये सूर्य हो गया तो हम मान लेते हैं कि ये सूर्य जो है ये चल नहीं रहा है, यही यहीं पे फिक्स है, तो इसको गतिहीन मानकर जब ये पृथ्वी जो हुआ इसके चारों ओर जो है परिक्रमण करने लगती है, तो इसकी जो गणना होती है वो दिवसों के रूप में की जाती है, तब इसे सौर दिवस कहा जाता है, ठीक है। इससे सौर दिवस ज्ञात होता है। और इसकी जो अवधि होती है सौर दिवस की वो पूरे 24 घंटे की होती है। सौर दिवस की अवधि कितना होती है, तो 24 आवर की होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, नोट देखेंगे, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, ये जो सूर्य हुआ तो इसके चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा लगाती है वो किस स्पीड से लगाती है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से। वेग का मतलब होता है चाल, जिसे इंग्लिश में जो है स्पीड बोला जाता है। वेग को ही इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा किस स्पीड से करती है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, अब आती है बात उपसौर की। उपसौर क्या होता है, यानी कि पेरिहीलियन जो होता है वो क्या होता है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक कोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर किसे कहते हैं, पृथ्वी जो होता है वो सूर्य की परिक्रमा जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है। कैसी कक्षा में करती है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जिसके एक कोकस पर सूर्य होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास होती है। सूर्य और पृथ्वी जो है जब सबसे नजदीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब बनती है, तो 3 जनवरी को होती है। एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य और पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी जो होती है वो किस दिन बनती है, यानी कि सबसे नजदीक कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट कब होता है, तो 3 जनवरी, इसे आप याद रखेंगे। यानी जो है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है। ये बात आपको ऊपर पता है। और ऐसी स्थिति में जो है वो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। मान लीजिए ये सूर्य हुआ और यहाँ पे ये पृथ्वी हुआ, ठीक है। तो इसके बीच की जो सबसे निकटतम दूरी होती है वो कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर, यानी कि अपशौर को देखेंगे। और अपशौर जिसे इंग्लिश में जो है अफेलियन बोला जाता है, तो इसे जो है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। उपसौर का जस्ट विपरीत हुआ अपसौर। उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है, और अपसौर में क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पे, सबसे मैक्सिमम दूरी पे होती है, तो उसे उपसौर बोला जाता, अपसौर बोला जाता है। ऐसी स्थिति कब आती है, तो 4 जुलाई को होती है। याद रखेंगे, पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है, तो 3 जनवरी को, और सबसे दूर कब होती है, तो 4 जुलाई को, ठीक है। और सबसे जब निकट होती है पृथ्वी सूर्य के तो इसकी दूरी जो है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और जब सबसे दूर होती है तो कितना होता है दूरी, पृथ्वी जो है सबसे जब दूर होता है सूर्य से तो इसकी जो दूरी होती है वो 5.21 करोड़ किलोमीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे अब एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा क्या होता है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सूर्य के केंद्र से गुजरती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे जो है एप्साइड रेखा कहते हैं। अब जैसे समझ लीजिए, जैसे ये हो गया उपसौरिक हो गया मान लीजिए, ठीक है, और ये हो गया अपसौरिक, और इसको जो मिलाती है जो रेखा वो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, यानी कि यहाँ पे सूर्य होता है तो इसके केंद्र से गुजरती है। इसी रेखा को जो है क्या बोला जाता है, एप्साइड रेखा बोला जाता है, ठीक है। तो इसे आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, आगे क्या आता है, अक्षांश, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लैटिट्यूड। तो अक्षांश क्या होता है, बचपन से हम लोग जीके के किताब में पढ़े होंगे अक्षांश अक्षांश, लेकिन अक्षांश क्या होता है इस बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं होगी, या हो सकता है किसी भी विद्यार्थी को पता हो। तो जिनको
पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। अक्षांश जो होता है वो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये विषुवत वृत्त हुआ, ठीक है। ये अगर विषुवत वृत्त हो गया तो इसके उत्तर और इसके जो दक्षिण स्थान की जो कोणीय दूरी है, ठीक है, कोणीय दूरी है, इसे ही अक्षांश बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं आगे क्या आता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। समझ गए? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग, यानी कि ये जो उत्तरी भाग हुआ इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। चलिए आगे अब देखते हैं अक्षांश समांतर यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, इसे जानिए। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अक्षांश रेखा क्या होता है? काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही अक्षांश बोला जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांश रेखा है उसे उत्तरी अक्षांश रेखा है तथा इसके जो दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाएं है उसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और दो अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की जो दूरी होती है, मध्य यानी कि बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर ये दो अक्षांश रेखा हुआ तो इसके बीच का जो दूरी होगा वो 111 किलोमीटर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देखिए आगे क्या है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा और यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश को। भूमध्य यहाँ पे डिग्री छूट गया है, माफ कीजिएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को जो है मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा मकर रेखा किसे कहते हैं जान गए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा जो है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसे भी जानिए। तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, उसके बाद बहामास एवं मैक्सिको, इन सभी देशों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एकदम फिक्स है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अब देख लेते हैं मकर रेखा जो होता है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा जो है वो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों से जो है वो मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो है वो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा करिबाती से गुजरती है, ठीक है। इन सभी देशों से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है आपको बता दिए। अब बात आती है देशांतर की, यानी कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में जानिए। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। जो ग्रीनविच जो होता है, ग्रीनविच क्या होता है आगे बता रहे हैं आपको, पहले समझिए, पहले देशांतर समझ लीजिए। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, ठीक है। अथवा उत्तरी या दूसरा क्या हो सकता है परिभाषा, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर किसे कहते हैं? तो ग्रीनविच से जो रेखा किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं
और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देशांतर और देशांतर रेखा समझ गए। अब आगे देखिए, आगे क्या आता है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बराबर होती है, असमान होती है लंबाई, ये सब दिया रहेगा या कम मीटर में दिया रहेगा, ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर होती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती है। देशांतर जो रेखा होती है वो बराबर होती है, लेकिन समांतर रेखाएं नहीं होती है। तो इसे आप याद रखेंगे। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। देशांतर जो रेखा होती है वो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर जो है एक बिंदु पर मिल जाती है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर जो है वो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ती है, तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की जो अधिकतम दूरी है वो कितना है, 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं जो है विषुवत रेखा पर इसके बीच की देशांतर रेखा तथा इसके बीच की विषुवत रेखा पर इसके बीच की जो दूरी होती है, यानी कि यह विषुवत रेखा जो हुआ, तो इस पे जो है देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह अधिकतम कितना होता है, तो 111.32 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। देशांतर रेखाएं जो है आपको बताया एक समान होती है, लेकिन पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो जब ये एक समान हो रहा था, एक समान होता है, तो इसके कारण जो इसकी गणना की जाती थी इसमें काफ़ी सारी कठिनाई उत्पन्न हुई। ठीक है, कठिनाई होती थी। इसलिए जो है सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। देशांतर रेखा की गणना कहाँ से शुरू की जानी चाहिए, तो ग्रीनविच वेधशाला से। यह कैसे संभव हुआ, क्योंकि जो है देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है समान होती है, तो इसके कारण जो है इसकी गणना करने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। तो सभी देशों ने जो है सर्वसम्मति से यह निश्चय लिया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। ठीक है, अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर, जानते हैं थोड़ी और चर्चा प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर क्या होता है बताइए। प्रधान रेखा की ये जो प्रधान रेखा हुआ, तो इसके पश्चिम और पूर्व की ओर की जो रेखा होती है, तो पश्चिमी ओर की जो रेखा हुई वो पश्चिमी देशांतर, बाईं ओर की जो रेखा हुई वो पश्चिमी देशांतर, और दाहिनी ओर की जो रेखा हुई वो पूर्वी देशांतर कहलाती है। फिर से समझिए क्या बोले हैं आपको। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की जो रेखाएं होती है वो पश्चिमी देशांतर एवं दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध क्या होता है ये समझ गए। आगे देखिए, गोलाकार होने के कारण पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी जो है 24 घंटा में कितना घूमती है, तो 360 डिग्री है। किस कारण होता है, तो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत सारे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, 4 मिनट। क्या हो जाएगा आंसर, स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। यानी कि कोई भी देश हुआ या कोई भी जगह, जैसे हो गया अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कोई भी देश या जगह, तो उसका जो समय का निर्धारण होता है वो किस आधार पे होता है, तो देशांतर के आधार पे होता है। इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 2 देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे गोरे बोला जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोला जाता है, गोरे नाम से जानी जाती है। यानी कि ये 2 देशांतर अगर रेखा हुआ तो इसकी जो बीच की दूरी है वो गोरे नाम से जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। यानी कि 0 अंश अक्षांश और 0 अंश जो देशांतर होती है वो एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो अटलांटिक महासागर में। इसे आप याद रखेंगे। एक नोट देख लेते हैं, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को है भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। भौगोलिक रेखा जाल किसे कहते हैं, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जानते हैं
संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति। संक्रांति किसे कहते हैं? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को जो है संक्रांति कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन सीमा को संक्रांति कहते हैं। अब जानते हैं कर्क संक्रांति किसे कहते हैं? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि जो 21 जून जो होता है उस दिन जो होता है सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर एकदम लंबवत होता है, ठीक है। तो इसे जो है कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति किसे कहते हैं? 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर एकदम लंबवत होता है, तो इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसे ही कर्क संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को, याद रखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे आगे क्या है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन आप देखे होइएगा। सूर्य जो है वो अर्धरात्रि में किस देश में दिखाई पड़ता है? तो नॉर्वे में। और कब दिखाई पड़ता है? तो 21 जून को दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? तो आपको अभी ऊपर बता दिए हैं अभी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर जो होती है इस दिन जो है सूर्य होता है वो मकर रेखा पे लंबवत होता है, ठीक है, इसे जो है मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जानते हैं विषुव क्या होता है। विषुव यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। विषुव जो होता है यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होती है। आगे देखिए, आगे संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी कि संपूर्ण का मतलब हुआ पूरा, होल, तो पूरे पृथ्वी पर जो है दिन एवं रात कब बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। इसे जो है क्रमशः शरद विषुव एवं वसंत विषुव कहते हैं। शरद विषुव एवं वसंत विषुव कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, आगे आता है 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े एवं रात छोटी होती है, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं तो दिन की अवधि भी है जो बढ़ती जाती है। और उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 6 महीने की अवधि दिन कहाँ होती है? तो उत्तरी ध्रुव पर। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दिन की अवधि भी बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण जो है वो 6 महीने का दिन एवं रात होता है। तो 6 महीने का दिन एवं रात कहाँ होता है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। और क्यों होता है ये आप जान गए। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, नोट देखेंगे। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। दिन व रात छोटा बड़ा क्यों होता है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी होती है जिसके कारण दिन व रात होता है। अगर इस वीडियो का जो आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।